हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बच्चों, आज आपकी इस विज्ञान की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है जल के विभिन्न रूप, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब जिस प्रकार से वायु के विभिन्न रूप होते हैं, वैसे हमारे पानी के भी होते हैं, यानी कि जल के। कौन कौन से वो रूप हैं? खास तौर पे हमारे जो जल के स्रोत है, आपने देखा है हमारी पिछली कक्षा में। हमारा जो पानी होता है, जल होता है, वो मुख्यतः 3 तरीके से हमारे पास है। ठीक है, आप देखोगे तो जमा हुआ है वो, जिसे हम सॉलिड कहते हैं, या फिर वो बिल्कुल तरल पदार्थ में है, जिसे हम लिक्विड कहते हैं। और हमारे पास जो हमारा पानी है, वो गैस के भी रूप में हमारे पास है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आज की इस कक्षा को पढ़ना शुरू करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी साइंस एजुकेटर आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया चैप्टर, और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है जल के विभिन्न रूप। यानी कि आज आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम जल को बहुत सारे रूप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जल पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली सबसे सामान्य वस्तु है। क्योंकि आपने अगर अपनी पृथ्वी को अगर ग्लोब पे आपने देखा है कि कितना ज्यादा आपकी पृथ्वी पर पानी है, तो ये बहुत सामान्य रूप से आपको मिल रहा है। फिर पृथ्वी के धरातल पर जल विविध अवस्थाओं रूपों में पाया जाता है। जल के 3 विविध रूप हैं। तो कौन कौन से 3 रूप हैं? सबसे पहले ठोस, फिर तरल तथा गैस। तो तरल के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि जो पानी है आपका तरल अवस्था में ही आपके पास है। आइए जल की इन विविध अवस्थाओं या रूपों के बारे में जानें। सबसे पहले आपने पढ़ना है तरल रूप में जल, क्योंकि सबसे कॉमन है। तो यहाँ आप देखेंगे हम अपने घरों में जिस जल का उपयोग करते हैं वह जल का तरल रूप है। तरल जल का कोई आकार नहीं होता। तरल रूप में जल को जिस पात्र या बर्तन में डाला जाता है वह उसी पात्र या बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने बहुत सारे कंटेनर्स में क्या डाला है? पानी डाला है। जिस शेप का आपका कंटेनर है उसी शेप का आपके पानी ने उस शेप को ले लिया है। आप बॉटल में डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भगोने में डालेंगे ऐसा हो जाएगा, आइस क्यूब वाले रैक में डालेंगे तो ऐसा, ग्लास में डालेंगे ऐसा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो आपका तरल पदार्थ है उसकी अपनी कोई आकार या आकृति नहीं होती। जैसा उसका जो कंटेनर होगा उसकी शेप होगी वह वैसा ही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ठोस रूप में जल। बर्फ जल का ठोस रूप है। बर्फ के टुकड़ों को हाथ में लेकर देखिए, वह अत्यधिक कठोर तथा ठंडे होते हैं। तो जब आपने इस आइस क्यूब रैक में अपने वाटर को डाला और इसे एक फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया, तो क्या हो गया कि जो पानी है ये कन्वर्ट हो गया आपके सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस रूप में। अब आप इसे अपने हाथ में ले सकते हैं और इसे ऐसे प्रेस करके भी देख सकते हैं। तो ये प्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बन चुका है? कठोर बन चुका है। ठीक है, अब यह भी जानिए, अंटार्कटिका पर जमी बर्फ यदि पिघल जाए तो समुद्रों का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी। तो इतनी ज्यादा बर्फ है अंटार्कटिका में, अगर वो पिघली तो फिर पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गैस रूप में जल। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपने पता तो है पर आपने कभी इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा। जब जल को गर्म किया जाता है तो वह उबलना आरंभ कर देता है और जल वाष्प में बदल जाता है। ये जल वाष्प भाप कहलाती है। अतः भाप जल का गैसीय रूप है। जल का तरल अवस्था से भाप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। यानी कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो आप ये देखिए कि इन सपोज केस आप भूल गए हैं कि आपने पानी को बॉईल करने के लिए छोड़ा है, तो वो जो पानी है वो बॉईल हो के उसकी भाप बनेगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपका पानी है उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप पानी को गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तीसरी स्टेट में, जो कि आपका गैस है। अब जब ये पानी से गैस बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाष्पीकरण हो रहा है। किसका? जल का। आगे चलते हैं। जल अपने स्वरूप में परिवर्तन करता है। परिवर्तन का यह चक्र अर्थात जल का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना प्रकृति में भी होता है। प्रकृति में इसे जल चक्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो तीनों चीजें अभी आपने पढ़ी हैं, आपने तरल देखा, आपने ठोस देखा, आपने गैस देखा, तो ये तीनों की तीनों प्रोसेस आपकी प्रकृति में भी हो रही है, और उसको हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं जल चक्र। कैसे? ये समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपके पास जल था। जब आपने जल को गर्म करने पर रखा तो क्या बन गया? भाप बन गया। जब आप उसे ठंडा करने पर रखेंगे तो दोबारा वो क्या होगा? जल बन जाएगा। जब जल और ठंडा करने पर आप उसे रखेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बनेगा। फिर बर्फ को आप दोबारा गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बार बार चीज आपकी जल आ रही है। पहले जल से भाप बनी, भाप से जल बना, फिर जल से बर्फ बना और बर्फ से फिर जल बन गया। तो ये जो साइकिल है ये इसी तरीके से घूमती रहती है।
प्रकृति में भी जल अपना रूप बदलता रहता है। दिन के समय सूर्य की गर्मी से तालाबों, झीलों, नदियों, सागरों आदि का जल जलवाष्प में बदलने लगता है। ये जलवाष्प वायु में ऊपर जाती है तथा ठंडी होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में बदलने लग जाती है। ये जल की बूंदें आपस में मिलकर बादलों का रूप ले लेती हैं। जब बादलों में इनका भार बहुत अधिक हो जाता है तो ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। तो आपको ये तो पता ही है कि जो आपका सूर्य है वो क्या करता है, वो ऊष्मा देता है, वो गर्मी देता है। तो जो आपके समुद्र, सागरों, नदियों, झीलों में जितना भी पानी होता है उसके अंदर से वो जल है, आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अगर आप उसे ऊर्जा देंगे, ऊष्मा देंगे तो वो भाप बन जाएगा, जलवाष्प बन जाएगा। तो अब ये भाप इकट्ठा होते होते क्या बना लेती है? बादल बना लेती है। और जैसे ही टेम्परेचर आगे बढ़ता है तो ये क्या हो जाते हैं? ये बादल बनते 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 भारी हो जाते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं? ये वर्षा का रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं, क्योंकि आखिरकार जो बादल है वो बने तो जल से ही है। वर्षा का जल वापस तालाबों, झीलों, नदियों, सागरों और महासागरों में चला जाता है। जब ये बूंदें ऊंचे पहाड़ों पर गिरती हैं तो अधिक ठंड के कारण बर्फ के रूप में जम जाती हैं। इस तरह जल की बूंदों का बर्फ के रूप में जमना संघनन कहलाता है। यानी कि जब वर्षा हो रही थी तो जो ठंडी जगहों पे वर्षा हुई, यानी कि पहाड़ वाले एरिया में वर्षा हुई, तो वो किसका रूप ले लेंगी? वो रूप ले लेंगी अब बर्फ का। और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? संघनन कह रहे हैं। गर्मी पाकर ये बर्फ पिघलती है। पिघली बर्फ का यही जल नदियों में बहकर आता है और सागर तक पहुंचता है। पृथ्वी में यह चक्र सदैव बना रहता है। यानी कि जो प्रोसेस है कि आपका जो जल है, पहले वो जल वाष्प बनेगा, उसके बाद बादल, फिर वर्षा जब ठंडी जगहों पे जाएगी तो बर्फ बनेगी और फर्दर ये चीजें रिपीट होती ही रहेंगी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? जल चक्र। देखिए आपका ये समुद्र है, यहाँ से सूर्य की मदद से जल वाष्प हुआ, फिर वो किसमें कन्वर्ट हुआ? बादल में। बादल से आई वर्षा, वर्षा से आपके पास आया जल, और जहां पर ये ठंडी जगहों पे गिरा, यहाँ पर आपकी आ गई बर्फ। प्रकृति में जल चक्र इसे ही कहते हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है बच्चों। सो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। तो बच्चों, देखा आपने हमारे पास जल जो है वो कितने विभिन्न रूपों में हमारे समक्ष वो मौजूद है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं इस अध्याय के अंतर्गत, बहुत अच्छे तरीके से जानकारी भी प्राप्त की है। तो बच्चों चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।